हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स सारी कहानियाँ। आज का टॉपिक है जेठानी का अपमान। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनो जी, मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी यहाँ आकर रहने की, पर वो माँ जी और बाबू जी की बात मैं टाल नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप यहाँ देवर जी के परिवार के साथ रहने चली आई। पर आप तो नहीं जानते यहाँ हमारे साथ कैसा व्यवहार होता है। मैं अपना अपमान तो फिर भी सहती आ रही हूँ, पर बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार अब मुझसे सहन नहीं होता। इससे अच्छा तो हम गांव में रह लेते, कम से कम इज्जत की बनाते और खाते। रोती हुई अपने पति रमेश से कहती है सुनैना। रमेश बोला, ऐसा क्यों, क्या हो गया? अच्छा भला तो सब कुछ चल रहा है, और वैसे भी यह घर सिर्फ मुकेश का नहीं बल्कि हमारा भी है। बाबूजी ने इसलिए तो शहर में इतना बड़ा घर बनवाया ताकि हम सब मिलकर एक साथ रह सके। मैं तो पूरा दिन घर पे रहता नहीं हूँ, तो मुझे मालूम नहीं आखिर हुआ क्या है। साफ साफ बताओ। सुनैना बोली, हमारे बच्चों का दाखिला देवर जी ने सरकारी स्कूल में करवाया। मैं कुछ नहीं बोली। यह सोचकर कि शिक्षा तो कोई भी ग्रहण की जा सकती है। अब उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं तो उसमें उनका भी खर्च होता होगा, पर यह शहर का झांसा कहीं हमारा आत्मसम्मान न छीन ले। हमें मैंने आपको बताया नहीं, मेरी देवरानी अमिता ने हमारे आने के कुछ दिन बाद ही घर की कामवाली को यह कहकर निकाल दिया कि अब भाभी आ गई है तो वही घर के कामकाज देखेगी। पर मैंने उस बात का भी उतना बुरा नहीं माना, यह सोचकर कि हमारा घर है तो घर के काम मैं कर लूँगी। रमेश बोला, बात को चक्री की तरह घुमाकर क्यों बोल रही हो? साफ साफ बताओ ना, आखिर परेशानी क्या है? सुनैना बोली, अब आपसे क्या कहूँ। आपके जाने के बाद जैसे ही मैंने रुचि और रोहित को डाइनिंग टेबल पर खाना दिया, अमीता मुझसे बोली, भाभी डाइनिंग टेबल का कपड़ा बहुत महंगा है, आप अपने बच्चों को नीचे बिठाकर खाना खिलाइए। मैंने कहा, अमीता, बच्चे नीचे बैठकर खाएंगे तो कहीं उनकी यूनिफॉर्म गंदी ना हो जाए। इस पर अमीता हंसकर बोली, कौन सा, वो कॉन्वेंट स्कूल में जा रहे हैं, आखिर जाना तो सरकारी स्कूल में ही है, तो गंदे कपड़ों में भी जाएंगे तो उनकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। तब मैंने मुस्कुराते हुए बच्चों से कहा, कोई बात नहीं, बच्चे गांव में भी तो लोग नीचे बैठकर ही खाते हैं। लोग कहते हैं धरती माता की गोद में बैठकर खाने से बच्चे खूब तरक्की करते हैं, तो चलो तुम लोग भी नीचे बैठकर खा लो। इतना कहकर मैं बच्चों को खाना देकर रसोई में उनके लिए पानी लेने चली गई। बच्चों को खाते देख अमिता बोली, खाओ खाओ, पिछले 3 महीनों से तुम लोग खा ही रहे हो। तुम लोगों को भी लगता होगा कि यह हमारे बाप बाप की ही कमाई है, पर थोड़ा कम खाओगे तो मन नहीं जाओगे। और खाना मुफ्त का नहीं है जो दिन रात तुम लोग ठूसते रहते हो। शहर आकर भी यह लोग वैसे के वैसे गंवार ही रहेंगे। पानी लेकर आती हुई सुनैना ने जब यह सारी बातें सुनी तो उनके पैर वहीं रुक गए। सुनैना उस समय कुछ नहीं बोली और बच्चों को स्कूल भेजकर अभी अमिता से बोली, अमिता, क्या यह हमारा घर नहीं है? यहाँ रहना तुम्हें पसंद नहीं है? अमिता बोली, भाभी, पसंद हो या ना हो, अब बाबूजी का कहा हम नहीं टाल सकते थे। पर आपसे एक विनती है, जब मेरी कोई सहेली आए तो मुझे नाम लेकर मत पुकारा जाए। मैडम कहिए, अब जाइए, रसोई का सारा काम ख़त्म कीजिए। इतना कहकर अमिता फ़ोन लेकर अपने कमरे में चली गई। सुनैना रमेश को पूरी बात बताते हुए बोली, बस बहुत हो गया जी, शहर आकर अच्छी ज़िंदगी के खूबसूरत सपने दिखाते देखते देखते हमारे बच्चे खुद को अपमानित ना महसूस करने लगे और यहाँ के नौकर बनकर ना रह जाए। चलो अपने शहर या गांव ही चलते हैं, कम कमाएंगे पर वहीं इज्जत से रहेंगे। इतना कहते कहते सुनैना की आंखें भर आई। रमेश बोला, ठीक है चलेंगे, पर मैं इसके बारे में एक बार मुकेश से बात ज़रूर करूँगा और सारी बात साफ साफ उसे बताऊँगा। सुनैना बोली, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो देखना है
देवर जी अपनी पत्नी को ही सही मानेंगे। रमेश बोला, फिर भी एक बार भाई से बात मैं जरूर करूँगा। बात करने में क्या फ़र्ज है। शाम में जैसे ही मुकेश घर आया, रमेश बोला, मुकेश, क्या हमारे यहाँ रहने से तुम्हारे परिवार को कोई दिक्कत हो रही है? क्योंकि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के साथ यहाँ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। मुकेश हंसकर बोला, भैया मैं समझ सकता हूँ आप लोग छोटे शहर से आए, फिर भी गांव में रहने वाले हैं तो शहर की ज़िंदगी में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। पर यहाँ रहने का फैसला आपका था, मेरा नहीं। और जो ज़्यादा कमाए उसकी पत्नी और परिवार की इज्जत तो उतनी ही मिलेगी ना। तो जितना मिल रहा है उसी में खुश रहिए। इसके आगे रमेश ने कुछ कहना ठीक नहीं समझा और अगले ही दिन अपना सारा सामान लेकर वह परिवार के साथ गांव चला गया। सुबह 8 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। कमला जी ने उस जैसे दरवाज़ा खोला तो चौंक हुई। बोली, अरे बेटा, तुम बहू और बच्चों के साथ क्या बात हो गई? सब कुछ ठीक तो है? रमेश बोला, सब ठीक है माँ, पर अब हम सब यहीं रहेंगे। इतना कहकर रमेश अंदर जाने लगा तो उसके पिता रामदयाल बाबू बोले, कुछ बात हो गई क्या रमेश, जो तुम्हारा और बहू का चेहरा उतरा हुआ है और अचानक से पूरे परिवार के साथ तुम यहाँ कैसे आ गए? सुनैना ने बच्चों को अंदर भेजा तो रमेश बोला, माँ, बाबू जी, आप लोग और मुकेश ने हमें अंधेरे में क्यों रखा? मुझसे यह कहा गया था कि शहर का घर हम दोनों भाइयों का है। मैं कम पढ़ा लिखा था, हमारे शहर में अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए मैंने वहाँ जाकर रहने की बात मान ली और आज्ञाकारी बेटा और बड़ा भाई बनकर वहाँ रहने लगा। क्या यही गलती थी मेरी? कमला जी बोली, बेटा आखिर हुआ क्या है, बताओ तो हमें। रमेश बोला, माँ, जानता हूँ मैं कम कमा रहा था, पत्नी और दोनों बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था, पर आप सबने मुझे क्या कहा था, दिल्ली में ज़मीन लेकर उधर घर बनवा देते हैं, दोनों भाई मिलजुल कर रहना और जो ज़रूरत होगी वह हम गांव से भिजवा दिया करेंगे। और तो और घर बनाने की जिम्मेदारी भी आप लोगों ने मुकेश को दे दी। क्या आप लोग जानते हैं कि पैसे तो आप लोग लगा रहे थे, पर मुकेश अपने हिसाब से घर बनवा रहा था। क्या मुझे यह सब बताने की ज़रूरत भी नहीं समझी आप लोगों ने कि उस घर के सारे पैसे आपने दिए थे? लगता है मुकेश ज़्यादा कमाता है तो आप लोग उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और मुझ पर नहीं। रामदयाल बाबू बोले, बेटा, मानता हूँ कि परिस्थितियों की वजह से मैंने तुम्हें ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं है, पर तुम्हारी ईमानदारी पर हमने कभी शक नहीं किया, तभी तो तुम्हें वहाँ रहने की सलाह दी कि तुम रहोगे तो मुकेश भी कोई गलती नहीं करेगा। रमेश बोला, रहने दीजिए बाबूजी, आप जानते हैं हम आपके कहने पर वहाँ चले गए, पर बदले में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कितना तिरस्कार झेलते थे। मेरे बच्चों को भूखा रखती थी, आपकी छोटी बहू, और अपने बच्चों को भर पेट खिलाती थी, ऊपर से सुनाती रहती थी कि तुम्हारे बाप की कमाई नहीं है। कमला जी हैरान रह गई। वह बोली, छोटी बहू ऐसा कैसे कर सकती है? सुनैना रोते हुए बोली, माँ जी, आपकी कसम खाकर कहती हूँ मैं कुछ झूठ नहीं बोलूँगी। जितना हम अमीता को जानते थे वो बिल्कुल वैसी नहीं है। मुझे तो वह उस घर की नौकरानी समझती थी। जब कभी मैं बच्चों को खाना देती थी तो उनकी प्लेट से वह आधा खाना निकाल ले जाती थी और मेरे बच्चे आशा भरी निगाहों से मुझे देखते थे। बताइए माँ जी, मेरा और मेरे बच्चों का क्या दोष था? यही ना कि हमने अपने बड़ों की बात मानी। इतना कहते हुए सुनैना फूट फूट कर रोने लगी। कमला जी बोली, पर बहू, घर तो तुम दोनों के लिए बनवाया था, फिर मुकेश या अमीता तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? और रमेश, तुम यहाँ खेती बाड़ी कैसे कर पाओगे? बेटा, हमने तो यही सोचकर तुम्हें भेजा था कि शहर में जाकर अच्छी नौकरी करोगे तो बच्चों का पालन पोषण कर सकते हो, यहाँ क्या ही रखा है? रमेश बोला, बस बाबूजी, बहुत हो गया मुझे समझाना, मुझे अब वहाँ जाकर कुछ नहीं
करना नहीं रहना, यह यहाँ रहकर या मेरठ में जो काम मिलेगा मैं उसमें गुजारा कर लूँगा, पर अपने छोटे भाई का नौकर बनकर नहीं रहूँगा। और जैसे आपने मुकेश के लिए ज़मीन और घर का इंतज़ाम किया है, वैसे ही अगर मेरे लिए कर दिया होता तो आज मुझे इतनी जिल्लत नहीं सहनी पड़ती। रामदयाल जी धीमे स्वर में बोले, हमसे गलती हो गई बेटा, जो हमने उसकी बात पर भरोसा किया। उसने कहा था कि आप भैया को परेशान मत कीजिए, पैसे मुझे दे दीजिए, मैं सब करवा दूंगा। और वह पैसे भी बराबर लेता रहा और बोलता रहा कि वह तुमसे पूछकर घर बनवा रहा है। इस बात पर भी मुझे अभी तुम्हें से ही पता चली कि उसने तुमसे कभी कोई राय मशवरा किया ही नहीं। कमला जी बोली, यह आज की बात नहीं है, आप जानते हैं वह बड़ा जिद्दी इंसान है और यह शांत स्वभाव का है, तभी तो उसने इसे छल्ला और हमारे भरोसे को भी तोड़ा। खैर छोड़िए इन सब बातों को। अब हमने भी कभी सोचा था कि हमारा छोटा बेटा अपने बड़े भाई को धोखा देगा और हमारा विश्वास तोड़ेगा। अब तो इनके लिए भी कुछ सोचना होगा, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं इनकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है। सुनैना आगे बढ़कर कमला जी का हाथ पकड़कर बोली, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का भरोसा और आशीर्वाद ही बहुत है। भगवान ने चाहा तो हम दोनों कहीं भी काम करके अपना गुजारा कर लेंगे और आप दोनों का धन्यवाद भी करेंगे और आपका ध्यान भी रखेंगे। बस आपका आशीर्वाद मेरे बच्चों पर बना रहे, क्योंकि बच्चों को अकेले छोड़कर किसी और पर भरोसा भी तो नहीं कर सकते। कमला जी बोली, हाँ बहू, अब तो बस यही भरोसा बचा है और तुम निश्चित रहो, हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। बहू, कभी कभी हम अपनों पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि उनके झांसे में आकर गलती कर बैठते हैं, इसलिए तुम दोनों अपने माँ बाप के प्रति कोई मलाल मत रखना। रमेश आगे बढ़कर बोला, माँ आप लोग हमारे बड़े हैं, माफ़ी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। बस जब तक ज़रूरत है आप हमारी मदद कर दें, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। और बाबूजी, मैं अपनी पुरानी फैक्ट्री में बात करके देखूँगा, वहाँ कुछ काम मिल जाएगा तो मैं और सुनैना वापस काम करने लगेंगे और बच्चों को हॉस्टल भेज देंगे, ताकि जीवन उतार चढ़ाव में खुद को कैसे संभालना है वह भी सीख सके। रामदयाल बाबू ने बेटे को गले से लगा लिया और बोले, तुम मेरे सच्चे बेटे हो। इतना कुछ होने के बाद भी तुमने अपने माता पिता पर भरोसा किया, यह क्या कम बात है। पर तुम चिंता मत करो, मुकेश के किए की सज़ा उसे ज़रूर मिलकर रहेगी। इतना कहकर रामदयालु बाबू कुछ सोचने लगे। अगले ही दिन रामदयाल बाबू ने अपने प्रोविडेंट फंड से कुछ पैसे निकालकर रमेश के हाथ में दे दिए। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए, उन्हें जल्द से जल्द हॉस्टल भेजने की तैयारी करो। रमेश और सुनैना ने दोनों बच्चों का दाखिला करवाया और माता पिता के आशीर्वाद से उन दोनों को फैक्ट्री में बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई। रामदयाल बाबू ने वकील से मिलकर उनको सारी जानकारी दी और जब जब उन्होंने अपने बेटे को पैसे दिए थे उसकी पर्ची भी दिखलाई और बताया कि वो घर उनके नाम पर है, जिसका लोन हर महीने उनकी पेंशन से कट रहा है। वकील बाबू ने मुकेश को नोटिस भिजवाया। मुकेश अमीता के साथ दौड़ा दौड़ा आया। बाबूजी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने जैसा जैसा कहा हमने वैसा वैसा किया, फिर आपने हमें नोटिस क्यों भिजवाया? अभी के अभी अपना केस वापस लीजिए। कमला जी ने जोर से थप्पड़ बेटे के गाल पर जड़ दिया और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता से ऐसी बात करने की? पहले अपने भाई का अपमान करते हो, फिर अपने पिता से ऊंची आवाज़ में बात करते हो। बेटा, तुमने सिर्फ अपने बड़े भाई को नहीं धोखा दिया, बल्कि हमारा भरोसा भी तोड़ा है। मुकेश अमीता की तरफ देखने लगा। वह लोग सब समझ गए किसका मतलब। रमेश और सुनैना ने उनको सारी बातें बता दी। रामदयाल बाबू बोले, तुम्हें क्या लगा कि तुम अपने बड़े भाई की अच्छाई का फ़ायदा उठाओगे और वह चुपचाप रह जाएगा? तुम लोगों ने अपने बड़े भाई और भाभी का अपमान किया ही है, उनके बच्चों के साथ भी बुरा व्यवहार किया है। छी छी, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी मदद तुम्हारे अंदर इतना गुरूर भर देगी कि तुम रिश्तों का लिहाज करना भी भूल जाओगे। निकल जाओगे, जाओ अब इस घर से।
अब उस घर क्या गांव की संपत्ति किसी संपत्ति पर भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। अमित बोली, क्या दयाल बाबू ने कहा वो सही है तुमने, क्योंकि यह सब मैंने अपनी मेहनत से अर्जित किया था। तो कानून भी अब यह कहता है कि तुम्हें अपनी दी हुई संपत्ति वापस ले सकता हूँ और अपनी संपत्ति से तुम्हें बेदखल भी कर सकता हूँ। तो चले जाओ यहाँ से और अपने दम पर अपना महल खड़ा करो, क्योंकि वह घर मेरे उस बेटे के लिए है जिसने सदा मेरी आज्ञा का पालन किया है। इतना कहकर उन्होंने मुकेश और अमिता से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दिया और उन्हें ऐसा सबक दिया कि वह जीवन भर भूल नहीं पाएंगे और फिर कभी किसी के साथ धोखा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।